हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। ऑडिबल? गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आकाश, अन्वेषा, वाओ, अन्वेषा आ गई हैं, गुड, नाइस टू सी यू बेटा। करसिन्ना, सरोज, चिप्रा, मयंक, शरफ, एम ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। जय हिंद बच्चों, प्लीज रिप्लाई मी, एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तुषार, सूर्य प्रकाश, नीतीश, या प्लीज रिप्लाई मी, एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस, गुड, थैंक यू मयंक, थैंक यू आकाश, यशस्वी। So I welcome to all of you for today's lecture. It's lecture number 3 on solid states and आज मैं आपको बहुत सारे वीडियो GIF दिखा के कॉन्सेप्ट को समझाने, आत्मसात, रियलाइज कराने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। I believe you all will enjoy today's lecture very much. Me myself, your chemistry teacher Nagen Singh, and I am teaching since last 15 years. I have done BTech from IIT. एंड यू नो these are the facilities available on L1 Inspire. आप सभी लोग L1 कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 Inspire पे जुड़ गए हैं। ये लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, डीपी स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली एंड मंथली टेस्ट, करियर गाइडेंस, एवरीथिंग इज हियर। नो, इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्सेस टू द क्लास। नाउ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, सॉलिड्स उतने पास पास आ जाते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, रिजिडिटी सब बढ़ जाती है। और हमने कल पढ़ा था कि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज: मोलिकुलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। और जो नाम दिया गया है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। मेरी उम्मीद है कल लास्ट क्लास आपको बहुत मज़ा आई होगी। जिन लोगों क्लास छूट गया है, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अभी हम लोग सारे बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। देन आफ्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट इट बिकॉज वी कुड नॉट मेक इट, आई मीन हमें कहीं जाके इसको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। अब ये सारे बच्चों के लिए, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, राइट। और आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो GIF लेके आया हूँ जो आपको मज़ा आएगा समझने में। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, एंड ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं। तो चलिए, कल हमने पढ़ाया था आपको लास्ट में मेटेलिक सॉलिड, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में। मेटेलिक सॉलिड में हमने कहा था जो कर्नल होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यू नो, वी हैव सीन दिस कर्नल A+ एंड इट इज surrounded by electron. So if here we have x number of electrons for x positive charge on the A, so this will experience the electrostatic force of attraction. So more number of electrons, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितना इसका साइज छोटा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो मेटेलिक सॉलिड्स में मैंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना आप लोग? और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको उसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि बाद में उतना टाइम तो नहीं होगा बाकी भी चीज़ें पढ़ने के लिए। इसलिए हमें हमेशा ये सोच के पढ़ना चाहिए कि इसको इम्बाइब कर ले, आत्मसात कर ले, उसको पूरी तरह समझ जाए। हाँ, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप डाल दीजिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे मेटेलिक सॉलिड के केस में, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उसका साइज जितना छोटा होगा, रेडियस जितना छोटा होगा, अगर मैं A+ की बात, X+ की बात करता हूँ, उसका साइज जितना छोटा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें अपने आप इम्पार्ट हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल के रूप में है
ये जो डेटा मैंने आपको दिया है वो याद करने के लिए नहीं दिया है, बट ये डेटा इसलिए है कि एक आइडिया लगे आपको। और अगर आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं या आपके अंदर साइंस है, जो कि सभी के अंदर है, नहीं साइंस तो बच्चों सबके अंदर है, हम लोग पैदाइशी साइंटिफिक हैं। जो कुत्ते जैसे पैदा होते हैं या जानवर कुत्तों को में देखते हैं हम लोग, तो वैसे ही रह जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि कुत्ता पैदा हुआ और एक सरबत चड्डी पहने घूम रहा है, ऐसा नहीं करता वो अपने से। आदमी देखो बाकी जानवरों तो नंगे पैदा हुआ था दुनिया में, कोई चीज़ नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके अंदर खोजने की प्रवृत्ति है, वो बाई बाई नेचर है, बाई गॉड ब्लेसिंग है, तो वो अपना कर करा के कहाँ तक पहुँच गया आदमी। तो ये है, तो आप साइंटिफिक हैं, इनको जरा ऑब्जर्व करिए डेटास को और मज़ा लीजिए। तो लिथियम इसका साइज छोटा है, सभी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी के पास, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। पर डिफरेंस कहाँ से आया? साइज में आया। लिथियम छोटा है, मेल्टिंग पॉइंट 180। मैं ये जो डेटा देता हूँ ना, ये डेटा सोचना अच्छा, इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिथियम पिघल जाएगा। हो 97 पे सोडियम पिघल जाएगा, 63 पे पोटेशियम पिघल जाएगा, रुबिडियम और ये सीजियम है, ये पिघल जाएगा 28 पे। मतलब सीजियम मेटल जो है अगर रूम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा हमको। तो आपको इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाना है कि अच्छा वाह ये बात है ना बच्चों। तो मैंने यही कहा, अगर आपके अंदर जो साइंस होगा ना, अगर उसको आप, कई बार हम अपने आप को सुनते ही नहीं है, मतलब कई बार लोग खाना खाते हैं और मोबाइल देख रहे हैं तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो खाने में स्वाद तो है, मम्मी पूछी कैसा बना है, कुछ बोला ही नहीं, कह रहा हाँ ठीक ही बना है। तो काइंड ऑफ तो आप उस चीज़ को एंजॉय करना होगा आपको, तो एंजॉय करिए डेटा को अभी आप। और एंजॉय करना मतलब सोचिए कि अच्छा सीजियम जो है थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये सीजियम जो है पिघल जाएगा। नहीं, क्या पूछ रहे हैं स्नेहा कुमारी जी? सर डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्सेस भी तो इंक्रीज होता है। स्नेहा बिटिया, मैंने बताया था कि वंडरवॉल फोर्स वैसे कोई पूछे कहाँ लगता है तो हम लोग कहेंगे वो सभी केस में लगता है, सभी केस में लगता है। तो आप यूँ समझो स्नेहा, मान लो कोई आदमी है, ये एक आदमी है, इसको खांसी हो गई है, ये कफ ना खूँ खाँ खूँ कर रहा है, ठीक है। इससे पूछे तुम्हें क्या हुआ है, तेरा खांसी हुई है कि बहुत परेशान हूँ खांसी से, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया है। अब इसी आदमी को खांसी के अलावा, कफ के अलावा, ईश्वर ना करें, लेकिन मान लो इसको कैंसर भी हो जाए, आजकल की बात करूँ तो इसको कोविड हो जाए, खतरनाक वाला है। अब पूछे तुम्हें क्या हुआ है, कहेगा मैं कोविड से बहुत परेशान हूँ, मेरी जान बचा लो, सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। पूछ रहे हैं क्या तुम्हें ये खांसी हुई है क्या, खांसी को मारो गोली, खांसी फांसी तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन परेशान किससा हूँ मैं? कोविड से, मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 65 हो गया है, जान जाने वाली है, तुम खांसी की बात कर रहे हो। मतलब समझे मैं क्या बोला दीदी, स्नेहा दीदी? मैं आपसे ये बोला अभी कि अगर मेटेलिक सॉलिड में जो गवर्निंग फोर्स है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर पे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो है। और कोई पूछिए आपसे कि वंडरवॉल फोर्स लगता है कि नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल लगता है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक रेंज का होता है। तो हम लोग वंडरवॉल फोर्स की चर्चा सिर्फ नॉन पोलर में ही करते हैं, नॉन पोलर में ही करते, इसी में करते हैं। ओके, क्या पूछे बाकियों में नहीं लगता है? लगता तो है बट वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मेरे दोस्तों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए आप लोग दोस्तों? मज़ा आया? तो मुझे उम्मीद है कि ये डेटा आपको अंदर से गुदगुदी कर रहा होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। कम ऑन एवरीवन, आप सभी लोग को आंसर दे के बताना है कि आप लोग वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, और मुझे भरोसा है, मैं बहुत प्राउड करता हूँ आप लोगों पर। तो ये है सवाल है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इन तीनों को चारों को मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। टाइम इज 45 सेकेंड्स। आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन। सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, दिशांत, अशरफ, प्रणब, अमन, सूर्य प्रकाश साहू, अंकित, वकार,
संगीता, बहुत अच्छे, शिप्रा, रोहित, यशस्वी, उत्कर्ष, नीतीश, रुद्र नारायण, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही प्यारा। लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वंडरफुल, क्या बात है, मज़ा आ गया बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो मैं इस सवाल का जवाब देने, इस सवाल क्यों लेके आपको बताया था, बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैं फ़ोटो बनाऊँगा बताओगे मैं किसका फ़ोटो बनाया हूँ, किस चीज़ का फ़ोटो बना रहा हूँ मैं। हाँ बच्चों, मामला क्लियर हो गया? गाँव वालों, फ़ोटो समझ में आया किसका है ये? और अब इसको डिवीज़न कर दिया जाए। यहाँ पर 2 लाइन खींच दूँ, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब लाइन आपकी खींची जाती है, समझते ही हो आप लोग सब, ठीक है। एफ वाले बेचारों जगह नहीं मिला, नीचे आ गए। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, बिल्कुल सही है ना। अंदर डी है तो 10 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 6 हो गई। ये डी और ये एस और ये पी और एफ वाले बेचारों को जगह नहीं मिला तो एफ वाले इधर 14 आ जाते इधर, ठीक है। एफ वाले इधर आ गए। चलिए कुछ कुछ बातें कर लें, मस्ती वाली बातें कर लें हम लोग। रेडी बच्चों? देखो, जो जितने भी एस ब्लॉक वाले हैं सब के सब मेटल्स हैं, ये सब क्या हैं? मेटल। बताइए आपको, क्या है सर? पता है हमको तो ये, है ना। और कौन मेटल है? सारे डी और एफ ब्लॉक सब के सब मेटल है। ये भी मेटल, ये भी मेटल, है ना। ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं हम लोग। ट्रांजिशन मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो बनाया गया है बच्चों, है कि नहीं? तो देखो, अगर सिर्फ ये एक लिया जाए, चाहे कोई मेटल लिया जाए, मैं इसमें मेटल को ये मान लो मैं कहूँ कि टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम क्या है? सॉलिड। बोलोगे मेटेलिक सॉलिड है, टाइटेनियम इज मेटेलिक सॉलिड, ओके, बिकॉज मेटल है। मैं कहूँ यूरेनियम क्या है? सॉलिड है, बोलोगे यूरेनियम इज मेटेलिक सॉलिड, नहीं? अच्छा भाई, ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें कैसा कैसा फोर्स लगेगा? बोलोगे मेटेलिक बॉन्डिंग लगेगी, है ना बच्चों। रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मैं समझूँ आप लोग समझ में आ रहा है ना। कृष्णा जी, जय सिंह, ज्योति कुमारी, तो ओके। तो कुछ बच्चे लेट आए हैं, मैं आप लोगों का भी स्वागत कर रहा हूँ, लेट आने वालों का भी, और उम्मीद कर रहा हूँ अगली क्लास से आप लोग टाइम से आओगे, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, इधर वाले नॉन मेटल हैं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के विषय में पढ़ना है। ये जो कुछ हैं यहाँ पे, बोरॉन, एल्युमिनियम, ना, इनमें भी नीचे आते हैं बच्चों, ये मेटलॉयड है, मेटलॉयड है, इसमें भी नीचे आते हैं ना तो ये मेटल हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरे नॉन मेटल नहीं है, इनमें नीचे आओ तो मेटलिक कैरेक्टर आ जाता है, पढ़ा होगा आपने, नीचे मेटलिक कैरेक्टर आता है ना। कार्बन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल। इधर कौन आया? इधर हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, ये सब नॉन मेटल कैटेगरी में आ गए, ओके। और इधर कौन हमारा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सब नॉन मेटल आ गए। इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल, ये सब तो इनर्ट हो गए, ओके बच्चों। चलिए मैं अपने काम की बात आपको समझाता हूँ बड़े मज़ेदार तरीके से। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेटल्स हैं, सिर्फ मेटल, उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग, ये जो हैं इधर वाले, ये वाले नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, फास्फोरस भी ले लो, इसी में फास्फोरस भी ले लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सारे, और इधर पूरे इनर्ट गैस, इन सभी, ये सभी जो है बच्चों, नोट कर लेना अपने नोटबुक में आप लोग, तो चारों थंब रूल पता है ना आपको, लिखते रहना फटाफट। ये बनाते हैं, अगर सिर्फ ये हो तो बनाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, कैसे बनाते हैं ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके बीच में ये नॉन पोलर बनाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्स कैसा लगेगा? बहुत ही वीक वंडर वॉल्स फोर्स,
लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है वो वंडर वाल फोर्स का ही एक टाइप है ना। तो उसकी इतना डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कार्बन है, इधर बोरॉन है और इधर कार्बन बोरॉन है ना, सिलिकॉन है। ये एक तरह के स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। उस सॉलिड को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, जिसको भी मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक। तो क्या हुआ, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड, ये सब कौन से हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नॉन पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड है तो वो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया तो मेटेलिक सॉलिड। ये बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन और जो कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत सारे ये बनाते हैं कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। चर्चा हम करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड बना, मान लो मेरा बॉन्ड बना एक्स ए एंड वाई बी, एक्स कोई मेटल है और वाई कोई नॉन मेटल है, अगर ऐसा नॉन मेटल है, अगर ऐसा कोई बॉन्ड बना तो ये आयोनिक बॉन्ड बनता है बच्चों। और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कोलम्बिक फोर्स होगा और आयनिक सॉलिड बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे। क्लियर, कोई डाउट किसी को, बच्चा लोग बताओ मुझे, एनी डाउट। ये हमारा मेटेलिक सॉलिड हुआ, मिटा दिया उसको यार, ये हमारा मेटेलिक सॉलिड हुआ, ये हमारा मेटेलिक सॉलिड हुआ, रिवीजन कर रहा हूँ मैं। ये जो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जो हैं ये सब मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड हो गए। जो कंपाउंड पोलर होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। आप लोग समझ रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि दिमाग में जाके बैठ जाए कि सर सॉलिड स्टेट तो हमारा पता है। कई लोग सॉलिड स्टेट, कई टीचर भी सॉलिड स्टेट को नहीं पढ़ाते या हल्के में ख़त्म कर देते दाएँ बाएँ करके। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो हमें लगता है कि पूरे देश में 0.0001% लोग पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे। बच्चा तब पढ़ेगा टीचर पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाते ही नहीं है और सवाल पूछा जाता है। अब इसी मान लो एक सवाल आ गया 4 नंबर, फोकट का 4 नंबर। अब कठिन सवाल रोटेशनल का बनाओगे फिजिक्स में तो 4 नंबर मिलेगा। ये लड्डू यार, मेटेलिक बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर वंडर वाल फोर्स, और अगर ये बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन वाला बनाएगा ये हो गया कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। और एक मेटल और एक नॉन मेटल ये हो गया आयनिक सॉलिड। समझ में आया बच्चों, मज़ा आ गया आपको। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान पे हो, सवाल वाल देखें तो उड़ा दें उनको। अगले जन्म में जब पैदा हो इतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाइए कि अगले जन्म में पैदा हो तो रोते हुए नहीं, सॉलिड बोलते हुए, सॉलिड 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 बोलते हुए पैदा हो जाओ। घर वाले सोचने पड़ जाए कि नाग से तो नहीं पढ़ाए थे इसको केमिस्ट्री, है ना। चलिए तो बच्चों अब ये इसकी बात करते हैं। हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि मेटेलिक सॉलिड कौन कौन से इसमें, सोडियम इज़ द मेटेलिक सॉलिड, मैग्नीशियम इज़ द मेटेलिक सॉलिड एंड एल्युमिनियम इज़ द मेटेलिक सॉलिड, ओके। फिर हमारी बात आई क्लोरीन की। क्लोरीन इज़ द मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि बहुत ही वीक वंडर वाल फोर्स है ना, वंडर वॉल्स फोर्स लगते हैं, ओके। नाउ और कौन बचा, क्लोरीन, चारों हो गए यार। तो भाई अब इधर से इधर जाने पर मेटल्स में इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो सुपर डुपर गधा है इसका। ये तो क्लोरीन से पूछो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शर्मा गया, शर्मा के उधर अपना हो गई कहीं पर क्लोरीन। इधर आओ दीदी, शर्मा रही है कि नहीं है, नहीं आएंगे क्यों, ये गैसीय स्टेट में होता है। मतलब ये गैसीय स्टेट में है, आप कह रहे हो भैया सॉलिड से लिक्विड कब बनो, क्या मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो बच्चों तो अच्छा, सोडियम से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड। मैग्नीशियम ज़्यादा एल्युमिनियम का होगा और क्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम क्लोरीन का हो जाएगा। सो आंसर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम बी, देन ए, देन डी एंड सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा, BATC। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलो भारत माता की जय। बताओ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। अभी सवाल अगर आपके JEE मेंस में या नीट में आ जाए तो आप, या एडवांस में भी आ सकता है ये, तो आप कर डालोगे नहीं कर डालोगे।
कोई दोस्त कह रहे हैं कि सर मेटलिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बेटा मेटल, मैंने कहा था आपसे, कैटायन का साइज वैसे छोटा होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का साइज नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही वेरी स्मॉल, है ना। तो इनका रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होना इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरिजन में। अब कोई मुझसे ये सवाल पूछ ले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, अब ये सवाल एग्जाम में आए इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत बार पूछा गया घुमा फिरा के परीक्षाओं में। अब देखो क्या हुआ कि अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सवाल में कराया था कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो मुझे याद है, नहीं मैंने याद नहीं किया, आपको पढ़ाया इसलिए याद हो गया। और MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट 714 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग सोचते थे इसका ज़्यादा होना चाहिए कि यहाँ पे 2+ चार्ज है, 2- चार्ज है, लेकिन ज़्यादा इसका हुआ। इसका कारण मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने लेक्चर छोड़ दिया वो लेक्चर ज़रूर देखें, कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, पूरे शिद्दत से क्लास को अटेंड करो, नोट्स बनाओ, कोई नई बातें मिले उसको नोट करो, पूरे रोमांचित होकर पढ़ो, उसको एक्साइटेड होकर, रोमांचित होकर के। तो अब क्या हुआ, हाँ गुड उत्कर्ष, वेरी नाइस, उत्कर्ष कह रहे हैं, मुझे भी याद है, वेरी नाइस। हाँ, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम सोच रहे थे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, बट ये धोखा दे दिया, बिरादरी ही बदल दिया, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग गया। अब देखो बच्चों, यही बात हम इसके लिए सोचते अगर कि भाई सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम का तो फिर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या मैग्नीशियम यहाँ आयनिक बॉन्ड बना रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल है। यहाँ तो मैग्नीशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया था, नहीं, मैग्नीशियम 2+ जो है वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था और यही तो पोलराइज कर रहा था। यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप लोग इन सारी बातों को बेहतर, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि इससे रिलेट होकर के आप केमिस्ट्री के बाकी पार्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट कैरेक्टर को भी आत्मसात कर रहे होगे, समझ रहे होगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसका नाम ही है नेटवर्क सॉलिड। कई लोगों के समाज में नेटवर्क बड़ा अच्छा होता है, नहीं, उनकी जान पहचान, पता है नेटवर्क बहुत सॉलिड चीज़ है, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लो जैसे मेरी जान पहचान, जैसे मेरी सही में मेरी जान पहचान बहुत लोगों से रहती है, मैं जहाँ भी रहा हूँ मेरी दोस्ती। मैं जब कॉलेज में था तो IIT में, तो जो भैया साइकिल का मतलब हवा भरते थे या पंचर सही करते थे, मेरे पास साइकिल थी उस समय, तो उनसे मेरी दोस्ती थी। कभी हम लोग साथ में चाय पी लें या ऐसे समोसे खा लें, दोस्ती थी। और जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर साहब लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे उनका भी मुझे बहुत प्यार मिलता था। मेरे क्लास के लड़के मजाक में कहे थे कि नाग तुम जो है चुनाव लड़ने वाले हो क्या, तुमको सभी लोग जानते हैं। तो मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये हमारी ताकत होती है कि समाज के हर तबके से मेरा अच्छा रिलेशनशिप, सभी लोगों के साथ मेरा अच्छी जान पहचान है, मैं सबके सुख दुख में शामिल होता हूँ और सभी से मैं, तो ये आपको मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। मैं ये बातें इतनी डिटेल में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको नेटवर्क सॉलिड पढ़ा रहा हूँ। अब सपोज करो कि अभी मैं मोलिकुलर सॉलिड की बात कर रहा था, Cl2, अभी ये एक यूनिट हो गया, एक दूसरा Cl2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बॉन्ड बनना किसको बोलते हैं? बॉन्ड बनना, अब देखो ये 2 Cl हैं बच्चों, वो ध्यान समझो, ये 2 क्लोरीन के एटम हैं, ये आपस में इतनी दोस्ती किए, इतना अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया मतलब दोनों मिलके एक बन गए, उस एक को हम क्या बोल रहे हैं? Cl2। अभी दोनों मिलके एक यूनिट हो गए, 1 यूनिट मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। तो जबकि ये इन दोनों बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस बॉन्ड का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकता। अगर इस बॉन्ड की तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाए तो दोनों मिलके फिर एक यूनिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। ये इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड। तो बच्चों बताना चाहता हूँ कि जब आप रियल में, जैसे मैं समाज में कई लोगों से दोस्ती किया हूँ, वो दोस्ती सिर्फ इतनी है कि हम इसको जानते हैं, जस्ट वी आर इन एक्विंट विद ईच अदर, वी जस्ट नो ईच अदर, जान पहचान है, बट वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हेल्प टू ईच अदर।
या ज़रूरत पड़ने पर हम किसी के काम नहीं आ सकते, वो आपको मजबूत नहीं करेगा या इतना मजबूत नहीं करेगा, थोड़ा करेगा आपके इंगेजमेंट काइंड ऑफ लेकिन रियल बॉन्डिंग हो जाए जैसे इसका हुआ है, रियल बॉन्डिंग हो जाए तो गजब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्दिक रिलेशनशिप आपका है, तब तो आपको बहुत मजबूत बना देगा। नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई एटम ए है, वो इधर की से इधर की से इधर की से मान लो ए दोस्ती किया, और फिर ये ए इससे दोस्ती किया, इससे दोस्ती किया, फिर ये ए इससे दोस्ती किया, इससे दोस्ती किया, और फिर ऐसे ऐसे 3 डायमेंशनल बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, चेन बन गया। तो अगर आप एक यूनिट की बात करोगे, अगर आप एक इकाई की बात करो तो ये पूरा मिलके एक इकाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा एक इकाई हो गया, पर ही नहीं बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। तो अगर आप इसमें जैसे यहाँ Cl2 था, अभी Cl2 ने पूरा यूनिट हो गया, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाएगा। इनके बीच में रियल बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाई। अब ये एक दूसरे को बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस शेयर कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना? तो ये कोई ये अशरफ कह रहा है सर हम लोग भी नेटवर्क के भरोसे क्लास कर रहे हैं। हाँ, वो अशरफ का भी देखो, हमारा तुम्हारा भी नेटवर्क है कि नहीं? तो देखो अब क्या हुआ, ये ए जो है ऐसे ऐसे बहुत सारा बॉन्ड बनाया, अब इसको तोड़ना होगा तो आपको सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और तो मतलब कुल मिला के ये जो सॉलिड होते हैं, ये एक तो नॉन मेटल बनाते हैं, क्योंकि रियल बॉन्डिंग एटम टू एटम किस में होती है? नॉन मेटल्स में होती है। तो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड इस प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे Na2 नहीं आपने देखा होगा, सोडियम में ऐसी बॉन्डिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, उनमें कर्नल होते हैं, नहीं, ये नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक है। जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े साइज के बहुत सारे एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं, है ना? और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं भी आपको और डिटेल में बातें करने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। तो भाई एक है ना, मैं कहूँ मेरी दोस्ती बहुत सारे लोगों से है, इनसे उनसे इनसे उनसे, और फिर मैं कहूँ कि ये मेरे सारे लोग परिवार के हिस्सा हैं। तो ये एक अलग लेवल की बात हुई ना, तो परिवार बना दिया आपने भाई। जैसे मैं कहता हूँ कि एल्बन कोचिंग और एक्स नवोदय फाउंडेशन के सारे बच्चे, मैं बहुत ही इमोशनली इनसे कनेक्टेड हूँ। भाई कोई बच्चे मिलने आए थे तो थोड़े टाइम के लिए खुला था कोचिंग, तो इतना अच्छा लगा, एक नया जीवन मिला हमको। या अभी मैं कोविड के टाइम में जितने लोगों की मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, हॉस्पिटल कुछ कहीं से लिंक हो जाए, तो ये सब परिवार बन जाता है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जाइंट मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल क्या है? SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया, इनके बीच में रियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रियल बॉन्डिंग है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, इनका फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। डायमंड, यार डायमंड, इसको तो याद करो कम से कम। जानते हो आप, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो पत्थर स्टोन्स वगैरह हैं कई तरह के, उनका हम लोग हार्डनेस मेजर करते हैं। मेजर करने को 1 से 10 तक हार्डनेस इंडेक्स बनाए हैं। क्या बोलते हैं उसको? हार्डनेस इंडेक्स। देखो मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ बच्चों, जितना डिटेल में मस्तिष्क के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना डिटेल में मस्तिष्क के साथ आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, ऑलमोस्ट टेंस टू 0। और अगर आप अच्छे से सीख गए ना, तो जो सॉलिड स्टेट कुछ लोगों को डराता है, और ख़ासकर ये सारे कॉन्सेप्ट तो बहुत लोगों को डराता है, वो आपके लिए बहुत ही प्यारा हो जाएगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा और अपील करूँगा, मेरे शिष्य होने के नाते आप किसी एक बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा, या ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, तुम पढ़ लो यार, ठीक है? तो बच्चों इनके बीच में फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। मैं हार्डनेस की बात कर रहा था, ये सबसे खतरनाक लेवल पे है ये नेटवर्क सॉलिड, मैं हार्डनेस की बात कर रहा था। तो हार्डनेस कौन किसका कितना है जानने के लिए हम लोग 2 चीज़ों को रगड़ते हैं। मैंने IIT बीटेक में ये कोर्स किया हुआ है, जियोलॉजी हम लोग का एक सब्जेक्ट था, जियोलॉजी, तो उसे रगड़ते थे। तो जिसके ऊपर जो मार्क छोड़ देगा,
जिसके ऊपर चिन्ह लग गया, मार्क, स्क्रैच आ गया, वो सॉफ्ट है, और जिसने स्क्रैच डाला वो हार्ड है। ऐसे हम लोग हार्डनेस, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हार्डनेस उसको 10 बोलते हैं। तो हार्डनेस इंडेक्स डायमंड का बच्चों 10 होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, ये बात सबको पता है। ये कौन सॉलिड है? कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का बच्चों? दिस फोर्स इज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कहें भाई, कहीं आप के जान पहचान के लोग हैं? क्या जान पहचान नहीं यार, ये हमारे परिवार के लोग हैं। क्या इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रखें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, ये बॉन्ड ही सीधे बना लिया। तो कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन इट्स ऑल क्लास ऑफ द फोर्स वट एवर वी हैव सीन हियर। वे चारों देखा उन्हें, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये इन चारों में। ओके, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, हार्डनेस सबसे ज़्यादा, है ना। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और डिस्कस करता हूँ इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। हार्डनेस इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा 10, 1 to 10 इसकी रीडिंग करते हैं बच्चों, तो डायमंड के लिए 10 है। ओके, चलिए, तो मैं आपको बताऊं, तो मैं कहा था एक एटम ए है, वो जितना ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 मैंने यहाँ दिखा दिया, तो इसको अगर पिघलाना है हमको, इसके सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर एटम। ये एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाए, है ना, और जितना बॉन्ड बनाएगा उतना तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड की लंबाई जो है बच्चों, यहाँ मान लो ए से बनाया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि दिस इज बॉन्ड लेंथ, ये हमारा बॉन्ड लेंथ है। ओके, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड की लंबाई बॉन्ड की लंबाई देखो, ज्योति जी क्या पूछ रहे हैं बेटा, ये MgCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर है तो जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए NaCl से। फिर तुम नहीं समझ पाए यार ज्योति, वो देखो ज्योति कश्यप जी कह रहे हैं कि सर MgCl2 कोवेलेंट है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए NaCl से। यहाँ पे बहुत ध्यान समझना ज्योति, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत लोग जो मैं भी यहाँ क्या कह रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। कैसे ऐसा है तो ये NaCl से तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। ये बात देखो ज्योति, ऐसा है कि यहाँ MgCl2 और दूसरे MgCl2 के बीच में फोर्स हम देख रहे हैं, इसको तोड़ना है, इसके अंदर को नहीं तोड़ना है। NaCl और NaCl के बीच के फ्रैक्शन को दूर करना है, इनको पिघला देना है, आयनाइज कर देना है। ठीक है, ये अलग अलग एंटिटी हैं ये लोग, है ना। तो ये एक यूनिट के रूप में बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे MgCl2 कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ये मोलिकुलर सॉलिड की तरह शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इसको आयनिक सॉलिड मान रहे हैं हम लोग। तो कहोगे सर CO2 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट CO2 इज ए सिंगल यूनिट, ये नेटवर्क नहीं बना ना। यहाँ पे हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस पूरे को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ मतलब सबके बॉन्ड को कमज़ोर करना पड़ेगा। नहीं, आप मेरी बात समझ गए क्या? MgCl2 में जैसे जैसे इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ये मोलिकुलर सॉलिड की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, न कि कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। बिकॉज फॉर कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ये नेटवर्क नाम ही है इसका, इसमें बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे। तो मैंने क्या बोला, कितने बॉन्ड बनाता है पर एटम, बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मैं कहूँ कि मैं कितना कमज़ोर या ताकतवर हूँ, और मैं अकेले रहता ही नहीं हूँ, मैं कई लोगों के साथ रहता हूँ, मेरा पूरी टीम कितनी ताकतवर है ना। तो ये जो नेटवर्क सॉलिड है, इसकी ताकत आपस के बीच की फैमिली बॉन्डिंग सभी के साथ है, और ये 2 लोगों के साथ बॉन्डिंग किया, उन दोनों को मार के गिरा दिया हमने, मेरे बाप। ये पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है। सीतेश जी कह रहे हैं सर कल तो आपने कहा था कि MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट कम है। मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ कि MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से कम है, क्योंकि MgCl2 अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ये आयनिक सॉलिड से मोलिकुलर सॉलिड की तरफ शिफ्ट करना शुरू होगा। तो ये मतलब जो आयनिक जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था वो घटने लगेगा। यहाँ पे इसको नेटवर्क सॉलिड से हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड में वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रहा है। ये नेटवर्क यहाँ पर MgCl2 में, मैं थोड़ा आपको फिर समझाता हूँ,
थोड़ा डिटेल में। चलिए कितना अच्छा है कि रियल टाइम पे हम लोग बातें कर ले रहे हैं, और आप डाउट पूछते रहो, अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चे के डाउट से कई लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड डाउट हो, जैसे अभी चल रहा है, अभी बहुत सही चल रहा है। MgCl2 MgCl2 MgCl2, अब ध्यान समझो आप, ये 2 प्लस और ये 2 माइनस हुए, है ना। तो इनके बीच में बच्चों, इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, और यही आयोनिक फोर्स फिर इधर भी लगना शुरू हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा सब पूरे सॉलिड में, ये पूरे सॉलिड में फैल जाएंगे। लेकिन अगर ये कोवेलेंट करेक्टर आना शुरू होगा, ये 100% न तो आयनिक है न ही कोवेलेंट है, कोवेलेंट करेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये आयनिक से मोलिकुलर सॉलिड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर क्या है, एक ए दूसरे ए से बॉन्ड बनाया, तीसरे से बॉन्ड बनाया, और फिर ये जो बॉन्ड बनाया ये किसी और से बनाया, ये किसी और से बनाया, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ पे सिंपल अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, ये अलग अलग एंटिटी है, बट ये पूरा मिल करके एक जायंट मॉलिक्यूल बन जा रहा है, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जा रहा है। डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर सॉल्ट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये जायंट मॉलिक्यूल्स है नॉन मेटल्स के बीच में, बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। उत्कर्ष जी कह रहे हैं बात समझ में आ गई, और ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आई अप्रिशिएट सितेश एंड अदर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है बाकी लोगों को इसका फ़ायदा मिला होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग। मैं आपसे ये कह रहा था बच्चों, थैंक यू सितेश जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर ए ने ए से बॉन्ड बनाया, दूसरे ए से बॉन्ड बनाया, इन्होंने इससे बनाया, फिर किसी और से किसी और से किसी और से, ये फोर्स कितना तगड़ा होगा, ये फोर्स जितना तगड़ा होगा, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जितनी तगड़ी होगी, तो उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतनी हार्डनेस ज़्यादा होगी, उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो सारे गुण की बात करते हैं हम लोग, है ना। दिस फोर्स या कोवेलेंट बॉन्डिंग हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप जरूर नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड पर एटम। एक बात हुई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर एटम। दूसरा, डायरेक्टली अब कितने बॉन्ड बनाया, और जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत है। क्या भाई तुम कितने लोगों के दोस्त हो, और तुम्हारे दोस्त कितने मजबूत हैं, मान लो दोस्त तो 100 रखा है, और वो ले आया है फतिंगों की दोस्ती, सब सिंगल लीवर, समझो सिंगल चेचिस वाली बॉडी के हैं, हिलते डुलते आ रहे हैं तो कितने हैं और कैसे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो थोड़ा इसको लेके हम लोग अगर चर्चा करें, देखो बच्चों, तो कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, एल्युमिनियम भी, एल्युमिनियम और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, ये सब इस कंपाउंड बना लेते हैं बस, और कोई नहीं, है ना। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को भी ले सकते हो इनके साथ मिल करके बस, राइट। तो अब ध्यान समझना बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इधर आने पर साइज क्या होता है, घटता है, लेकिन नाइट्रोजन की अकेले औकात नहीं है, अकेले तो 2 नाइट्रोजन मिले N2, तो चिलेशन जानते हो ना आप, चिलेशन नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाने की काबिलियत सबसे ज़्यादा किस में है, कार्बन में, सबसे ज़्यादा कार्बन में। क्यों, क्योंकि कार्बन देखो इधर साइज घटता है, बोरॉन का साइज कार्बन से बड़ा है, कार्बन साइज छोटा है, और दूसरा नीचे हम साइज बढ़ता है, नाइट्रोजन को वैसे ही काट दो आप, ये सुपर डुपर गधा N2 बना खत्म हो गया। नाइट्रोजन जब एल्युमिनियम से बना रहा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो उसकी चेन बन जाती है, एल्युमिनियम नाइट्राइड पॉलीमरिक हो जाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड सॉलिड, ये पॉलीमरिक हो जाता है। समझ में आया आपको मेरी बात। तो बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन एक तो 4 बॉन्ड बना सकता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो एक कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स, तो कार्बन एक तो 4 बॉन्ड बना रहा है यार, 4 बॉन्ड्स, और दूसरे इसके बॉन्ड की लंबाई भी छोटी है। तो कार्बन केस में जो डायमंड की बात कर रहा हूँ, डायमंड की हार्डनेस इसीलिए सबसे ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी ज़्यादा है, और बॉन्ड की लेंथ भी कम है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। ये दोनों फैक्टर डायमंड को सपोर्ट कर रहा है, राइट। कार्बन 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 कार्बन, ये तो डायमंड है बच्चों, ये कार्बन 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 कार्बन। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ,
sp3 एक कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, डायमंड। बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई इतनी होती है। बॉन्ड का एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। आप लोग नोट कर रहे हो ना बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग समझ रहे हो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्रोडक्ट कर रहे हैं सर, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, छोटे सा आंसर दूँ प्रोडक्ट, क्योंकि उसके पास 5 ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो उसके पास 4 ही ऑर्बिटल हैं, तो जिसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। बाकी इसको आप ओपन करके समझते रहना, मैं जो बोला है ना। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, वहाँ सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 बॉन्ड बेटा कहाँ से बनाएगा, वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। अब बोरॉन और सिलिकॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये छोटा है, ये छोटा है लेकिन 3 बनाता है बॉन्ड, ये बड़ा है लेकिन 4 बनाता है, तो इन दोनों में बोरॉन बाजी मार लेता है ना। छोटा वाला जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हावी हो जाता है, तो ये है। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो कार्बन के सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर बोरॉन का और फिर सिलिकॉन का, ये हो गया हमारा रेंज। क्लियर, मुझे उम्मीद है आप लोग बात समझ में आ गई। कार्बन डायमंड आपको याद है, तो इस केस में फोर्स जो है कोवेलेंट सॉलिड में कितने बॉन्ड बनाया और बॉन्ड की लंबाई कितनी छोटी है, 2 बातें देखनी होती है। इन दोनों बातों को लेकर पहली प्रायोरिटी किसको चली गई, कार्बन को, 4 बॉन्ड और ये छोटे छोटे हैं, फिर बोरोन को आ गई छोटे हैं, और फिर सिलिकॉन। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मेल्टिंग पॉइंट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, आई विल डिस्कस हियर। ओके, समझ में आ गया बच्चों। ग्रेफाइट की बात करता हूँ, ऋतिक मिश्रा जी, ऋतिका है ना, तो मैं अभी बात करता हूँ ग्रेफाइट की। यहाँ धीरे धीरे करते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं देखो पलथी मार के यहाँ बैठ गया हूँ, मेरा मन करे मैं दिन भर तुमको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं अकेला पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, सॉलिड देखो बच्चों, ये SiO2, ये सब नेटवर्क सॉलिड हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1713, याद नहीं करना है, सिर्फ सोचना है, सोचो। अभी अभी हम लोग देखे थे ना सोडियम का, अभी सीजियम देखे थे, याद है आपको, 28, देखो ये सीजियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का 97, मतलब इसके बगल में सिलिकॉन ऑक्साइड लिख दो, सिलिकॉन ऑक्साइड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 1713। इससे मुझे तुम्हारा कितना है बताओ। लिथियम बेचारी बेचारी जो है, घूंघट टूंघट ढूंढ के भाग नहीं जाएगी, फिर रुको हम आ रहे हैं कह के भाग जाएगी, है ना। और सीजियम पिघल जाएगी शर्मा करके। नहीं बच्चों, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ साइंस को एंजॉय करना है। सिलिकॉन कार्बाइड, देखो यहाँ सिलिकॉन और कार्बाइड आ गया, 2830। डायमंड 4027, याद नहीं करना है, याद यार अटैचमेंट हो जाता है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, चाचा का नाम याद थोड़ी करते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, इनके साथ भी दोस्ती बनाओ। नहीं, डायमंड 4027 पे ना पिघल जाए। ग्रेफाइट 3600, क्यों बताऊंगा आपको मैं, फिर भी बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम अब बहुत ज़्यादा, मतलब सीजियम को बोल रहे, तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड सीजियम हुआ। सीजियम कहेगा मेरी बेइज्जती बाबा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, नहीं। 3600, एल्युमिनियम नाइट्राइड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आया बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट है कितना ज़्यादा है यार। इवन जो मेटेलिक सॉलिड हैं उनका तो छोड़ो, जो आयनिक सॉलिड हैं NaCl, MgCl2, NaCl कितना है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 801 का यहाँ क्या मतलब है यार, NaCl का 801 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ क्या मतलब है इसका, है कि नहीं बच्चों, मज़ा आ रहा है गाँव वालों। ये रुद्रनारायण दोस्त कह रहे हैं सर बोरॉन का बता दीजिए। बेटा बोरॉन में ना, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, 3, तो साइज छोटा है, लेकिन सिलिकॉन 4 बनाता है, लेकिन साइज बड़ा है। तो साइज छोटे होने की वजह से इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है, साइज छोटी बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, इसलिए बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन वाले से ज़्यादा होता है। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेफाइट एंड डायमंड, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे सर, ग्रेफाइट डायमंड के विषय में क्या जानते हैं हम लोग। डायमंड बहुत हार्डेस्ट है भाई, हार्ड नहीं बोलूँगा मैं, हार्डेस्ट है। हार्डनेस इंडेक्स कितना है इसका, 10 का हार्डनेस इंडेक्स बनाया जाता है, कौन कितना हार्ड है
की वैल्यू सबसे ज़्यादा 10 होती है, वो डायमंड के पास है। इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है यार, 4023 है क्या, 4027 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये है इसका। और टेट्राहेड्रल कार्बन, सारे कार्बन 4 में बना है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये सारा पैटर्न। ठीक है, डायमंड की बात करता हूँ, फिर मैं ग्रेफाइट पे आ जाऊँगा। इसमें एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन है ना बच्चों, ये दूसरा कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। टेट्राहेड्रल ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, और कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे पूरा पैटर्न बन जाए, बहुत बड़ा पैटर्न। कार्बन पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नो चार्ज पार्टिकल्स लेफ्ट, तो ये इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन डायमंड जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बॉन्ड की लंबाई चूंकि sp3 हाइब्रिड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 154 पिकोमीटर हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की लंबाई। क्लियर बच्चों? अब देखो क्या हुआ कि ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कलर्स देता है, बिकॉज ऑफ एक फिजिक्स में फिनोमिना है, तो बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसकी वजह से ये ब्यूटीफुल कलर्स देता है, बढ़िया ब्यूटीफुल कलर्स देता है डायमंड, ये ब्यूटीफुल कलर, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। यार मैं इसे कीमत सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले मेरी बेटी है 6 साल की, वो कई उसको पेंटिंग का बहुत शौक है, अंड बंड कूड़ा कबाड़ा पेंटिंग करती रहती है तब, लेकिन अच्छा कर लेती है। एक बार मेरा अपनी मम्मी का फ़ोटो वोटो बनाई थी, वो अच्छा लगा मुझे, बहुत इमोशनल है, बनाती रहती पेंटिंग। एक बार अखबार में एक पेंटिंग आया था, उसकी कीमत थी पता नहीं 400 समथिंग करोड़ रुपया, 423 करोड़ रुपया। मेरे बाप की नीलामी हुई कहीं पर यूरोप में, तो उस तो हम लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा पेंटिंग तो पलक बनाती है मेरी बेटी जो है। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ आपको, मुझे आश्चर्य होता है यार कि खूबसूरत होने की वजह से डायमंड बहुत कीमती होते हैं, मतलब 400-500 करोड़ रुपए तक का डायमंड मिल जाते हैं, जो बड़े डायमंड होते हैं, बड़ा पत्थर। बाय द वे क्यों, उसके ब्यूटीफुल कलर्स हैं। हमारे देश का कोहिनूर हीरा अभी तो ब्रिटेन में है ही ना, बाय द वे चीज़ें इतनी महंगी थी, बहुत ही बड़ा जो पत्थर होता है बहुत कॉस्टली था, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल कलर्स। अच्छा, अब इसको हम लोग गर्म करते हैं, अगर यहाँ से इसको गर्म किया जाए हम लोग, वो इसलिए बताया ना वो इतनी महंगी पेंटिंग पलक के बराबर, तो जो पेंटिंग था मुझे समझ में नहीं आता इसमें है क्या चीज़, और पलक की भी पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो मजाकिया बोलो कि इतना महंगा, इससे बढ़िया उतने पैसे में कोई वेंटिलेटर खरीद लेता, अस्पताल बनाया था, तो कई लोग की ज़िंदगी बच जाती है। नहीं बच्चे, जो गर्म करेंगे ना, इसके सारे पार्टिकल्स कांटेक्ट में, आपस में इंटैक्ट हैं, टच में है, कांटेक्ट में है, तो जो गर्म करोगे तो वो वाइब्रेट करेंगे, थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो वाइब्रेशन आगे जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात आपको? जब गर्म करें तो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो हीट ट्रांसफ़र करता है, तो थर्मल कंडक्टर है। ओके, तो ये जो है डायमंड, मुझे लगता है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। डायमंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, थर्मल कंडक्टर, बहुत हार्ड क्यों है, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है ना, थर्मल कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टर है ये। ओके, ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर है, हमारे यहाँ कंडक्टर खलासी बोलते हैं देहात में। तो थर्मल कंडक्टर है, हार्डेस्ट है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन बॉन्ड की लंबाई 154 पिकोमीटर, ब्यूटीफुल कलर्स बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बिरादरी का नाम खराब कर दिया। जैसे मान लो आपके माता पिता, मान लो क्या, ये सही बात है, आपके माता पिता बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनका समाज में बहुत अच्छे लोगों में नाम है, सब लोग बड़े इज्जत से नाम लेते हैं, अमीर हैं गरीब हैं जो भी है,
बट उनका सम्मान सभी लोग करते हैं और कम से कम ये बोलते हैं कि बहुत ही सज्जन आदमी, बड़े अच्छे हैं। और तुम जो खुराफाती निकल गया हैं, किसी को मार दे रहा है, किसी को रुला दे रहा है, कुछ चोरी कर ले रहा है, तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये खानदान का नाम डुबो दिया, ये इस खानदान का नहीं है, ये ना हो ही नहीं सकता, तो नाम डुबो दिया। लेकिन आप लोग तो बड़े अच्छे हो, मैं ऐसी एक उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल दिया, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना। या फिर इसका एक और जैसे मान लो अब क्या हुआ, डायमंड की बिरादरी में होना मतलब थोड़ा रोबदार होना चाहिए, बहुत ही पहलवान टाइप का। ग्रेफाइट देखो, इस ग्रेफाइट को अपने उंगली पे पेंसिल यार यहाँ लगा दो, स्लिप करता है, स्लिपरी है, सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, शाइन करता है। ग्रेफाइट देखो चमकता है, शाइन करता है। स्लिपरी होना अलग बात है, शाइन करना अलग बात है। तो स्लिपरी होता है, अपने हाथ पे पेंसिल रगड़ लो ऐसे तो स्लिपरी है ना, और वो शाइन करता है, तो मेटेलिक शाइन, जैसे मेटल चमकता है। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सॉफ्ट होता है, उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो डायमंड कहेगा यार तुम भी कोवेलेंट सॉलिड हो, नहीं नाक कटवा दिए यार, तुम बेइज्जती करा दिए तुमने, है कि नहीं। ये है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं हम लोग ग्रेफाइट होता कैसा है, ऐसा क्यों कर दिया उसने, ये बिरादरी का नाम क्यों खराब कर दिया, किसने, ग्रेफाइट ने। आइए बच्चों देखा जाए और मज़े लिया जाए, कम ऑन। ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, फिर अगला कार्बन ये भी सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी कार्बन है ये भी सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है ये भी सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं, राइट, ओके। कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं। ग्रेफाइट वाले में देखो ये हुआ ग्रेफाइट, ठीक है, समझ आया आपको बात। कार्बन ये भी देखो 3 कार्बन 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 कार्बन, समझ में आ रही बात आपको मेरी। कार्बन यहाँ पे है, ये भी फिर ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो, तो ये भी कार्बन यहाँ पे 3 बार बनाया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे देखो ये पूरा हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल जो है लेयर बन रहा है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ये हेक्सागोनल सर अब नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा, ये पूरा लेयर बन रहा है। हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है, ये कार्बन एटम है, 1 2 3 से बॉन्ड बनाया। कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन सभी के पास बच गया। इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा हरे रंग से दिखाते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन सभी के पास बच गए, ये बच गए, राइट। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कुछ कुछ दूसरे बिरादरी की तरह गुण शो करता है। ये इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, ये लिटिल बिट मेटेलिक कैरेक्टर रखने लग गया। ये इलेक्ट्रॉन थोड़े हल्के से पकड़े हुए, बॉन्ड तो बनाए नहीं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे बिहेव्स लाइक मेटल्स, आई मीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गए। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गए। ये एक लेयर हुआ, हेक्सागोनल लेयर। अब जरा ध्यान समझिए, इसकी वजह से वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, है ना, इसकी वजह से, ओके। तो मेटल में थोड़ा शाइनिंग होती है ना, मेटेलिक लस्टर जिसको बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, ये वैसे इसमें भी होता है, ओके। ये शाइन करते हैं, ये स्लिपरी होते हैं, इनको लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं हम लोग, बाय द वे। अब ये स्लिप क्यों करती हैं जरा आप देखिए, तो ये देखो, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये 5वीं लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। और ध्यान समझना है बच्चों, मज़ा आना चाहिए आपको। आपस में बातचीत ना करो बच्चों, ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हाँ, तो ये अर्चना जी कह रही हैं सर उसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी, इसमें ग्रेफाइट में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, मतलब कार्बन की आत्मा भटक रही है।
मतलब वैलेंसी पूरी करना चाहता है, अगर कर लेगा तो डायमंड बन जाएगा, नहीं किया तो ग्रेफाइट है, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन में कार्बन के पास, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। देखो वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या हो रहा है अर्चना जी, कहना समझना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, ये इस हेक्सागोनल, ये जो हेक्सागोनल है, इसको ऐसे उठा के ऐसे देखो, जैसे कोई 2 डायमेंशनल चीज़ हो, है ना, जैसे मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल मेरा ऐसे है आपके सामने ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो लाइन के रूप में दिखाई पड़ेगा, लाइन, ये लाइन है, ये हेक्सागोनल लाइन है, ये ऐसा है एग्जैक्टली, और इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये लाइन दिखाई पड़ रहा है। ओके, मेरी बात समझ आई आपको? तो हुआ क्या बच्चों, ये इसके ऊपर आप इसको एक लाइन में समझो, ये ऐसा है, ऐसा 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 है, और इसमें पूरा हेक्सागोनल पैटर्न बना हुआ है, तो ये हेक्सागोनल्स लेयर्स हैं पूरे पूरे। ओके, ये लाइन जो है ना 2 डायमेंशनल ऐसे बाहर निकला हुआ है, 2 डायमेंशनल, इसके ऊपर हेक्सागोनल पैटर्न बना हुआ है, और जितने कार्बन उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्यों, इसने 3 बॉन्ड बनाया, तो 2 2 4 और 2 6, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इन दोनों लेयर्स के बीच में एक वंडरवॉल्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग तो नहीं बन पाई है बट अट्रैक्शन फोर्स है, तो लेयर टू लेयर के बीच में सिर्फ वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इनके ये फोर्स कैसे होते हैं बच्चों, वीक फोर्स होते हैं, कमजोर फोर्स होते हैं, इसलिए ये स्लिपरी होते हैं, मतलब टूट जाता है, वो लेयर टूट जाता है, या फिर ये वीक फोर्स की वजह से बच्चों, मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है आपको, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाऊँ कि अगले जन्म में पैदा हो तो आपको ये सब चीज़ें याद रहें, इस जन्म में तो यार रहेगा ये, है ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इन लेयर्स के बीच में वीक फोर्स है, इसलिए जो पेंसिल होती है, पेंसिल ग्रेफाइट की पेंसिल जब लिखते हैं ना हम लोग, तो वो ग्रेफाइट जो है आपकी पेंसिल ग्रेफाइट, उसका लेयर टूट के यहाँ पे कॉपी पे आ जाता है और आप लिख पाते हो, वी कैन राइट, हम लिख पाते हैं, इस वजह से बिकॉज ऑफ वीक वंडरवॉल्स फोर्स बिटवीन अमंग, ये लेयर्स के बीच में, बिटवीन लेयर्स के बीच में जो वीक फोर्स लगा है, उसकी वजह से हम लोग लिख पाते हैं, टूट जाता है, उसकी वजह से वो स्लिपरी होता है, वो स्लिप करता है। ओके, तो अच्छा, इनमें जो बॉन्ड है बच्चों, ये कार्बन एटम जो यहाँ पर होता है सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया, और इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो इससे sp2 हाइब्रिड हुआ, तो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड की लंबाई है, डायमंड में sp3 हाइब्रिड है, sp3 वाला लंबा होता है, sp2 वाला छोटा होता है, ये 141.5 पिकोमीटर हो गया, ये बड़ा अजीब लगता है नहीं। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई छोटी है इन कंपैरिजन टू डायमंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, भूलना नहीं आप लोग। फिर कहते हैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डायमंड का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, इसका नेटवर्क सिर्फ एक प्लेन में है, उसका नेटवर्क 3 डायमेंशनल है, और फिर भी सब बहुत ज़्यादा है, कम नहीं, 3600 है, प्लेन को भी तोड़ने, प्लेन में, बाकी प्लेन के बीच में तो वीक वंडरवॉल फोर्स है, लेयर टूट जाता है, इतनी कितनी आसानी से लिख पाते हैं, आसानी से लिख पाते हैं पेंसिल से हम लोग। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। ओके, तो बच्चों 141 और ये जो 2 लेयर है ना, लेयर के बीच में 340 पिकोमीटर लेयर टू लेयर डिस्टेंस होता है, आप समझो कितना दूर होते हैं, अगर वो पास होते तो बॉन्ड बना लेते, ये बच्चे सोचेंगे सर बॉन्ड क्यों नहीं बना लेते, दूर है ना इसलिए नहीं बना पाते हैं, ये 340 पिकोमीटर दूर हैं, और ये प्रमाण है इस बात का कि बहुत ही वीक बॉन्ड है उनके बीच में, वंडरवॉल फोर्स है, और इसलिए हम उसको लिख पाते हैं, इसलिए वो स्लिप करते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो ग्रेफाइट इस बिरादरी का नाम खराब किया, ग्रेफाइट थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर, ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक मेटल, ये मेटल्स की तरह बिहेव करने जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं यहाँ मान लो गर्म कर रहा हूँ बच्चों,
तो अब देखो लेयर टू लेयर की जो डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाइब्रेट करेगा। अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ये वाइब्रेट करेगा, तो इसको हीट देगा, फिर यहाँ करेगा, इसको हीट देगा, फिर यहाँ करेगा, इसको हीट देगा, फिर, लेकिन कंडक्शन तो करेगा बट उतना अच्छा नहीं करेगा जितना कि डायमंड। क्यों? डायमंड में पूरा 3 डायमेंशनली नेटवर्क जो है कनेक्टेड होता है। तो थर्मली कंडक्शन जो है डायमंड का ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिर्फ ग्रेफाइट शो करता है। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की लंबाई ग्रेफाइट में छोटी होती है कंपेयर टू डायमंड, और इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ मजबूत है कंपेयर टू डायमंड। क्यों? बिकॉज ये sp2 हाइब्रिड है, जबकि डायमंड sp3 हाइब्रिड है। मज़ा आया बच्चों? ये कोई कह रहा है सर डायमंड शाइन क्यों करता है? अरे भैया मेरे, डायमंड शाइन नहीं करता है। डायमंड ब्यूटीफुल कलर्स को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड कलर्स को तोड़ देता है अलग अलग, है ना। डायमंड शाइन नहीं करता। शाइन करना और कलर शो करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायमंड के सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से डायमंड जो है ब्यूटीफुल कलर्स शो करता है, न कि शाइन करता है। मुझे उम्मीद है आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए अब छोटे सवाल किए जाएं। कम ऑन बच्चों, इट्स क्विज टाइम। बहुत देर से पढ़ा रहा था मैं, नाउ इट्स क्विज टाइम, और सभी के आंसर चाहिए, है ना। कम ऑन। फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टी, देखना है कि आप लोग कितने एक्टिवली इन्वॉल्व हो, मेरा मन बढ़ेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच सॉलिड हैज़ हाइयर वैल्यू, ग्रेफाइट और डायमंड। आपको इसके आगे यहाँ बताना है ABCDE, एक कार्बन का बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी लिखना है जिसका ज़्यादा हो, ग्रेफाइट या डायमंड की। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टीज किसके लिए ज़्यादा हैं। कम ऑन। आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी किसके लिए ज़्यादा हैं। टाइम है 60 सेकेंड्स। गुड, बहुत अच्छे राज, अंकित, स्नेहा, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी के आगे आपको लिखना है ग्रेफाइट और डायमंड। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तनुश्री, हनुमन, बहुत दिनों बाद देखे हनुमान यार, तुम कहाँ खो गए थे। ओमराज, प्रियदर्शन, निखिल, अभिषेक कुमार पासवान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लास्ट 15 सेकेंड्स। अंकित कुमार, नीतीश सिंह, अमित कुमार, बहुत अच्छे। योगेश भारतीय, सुदेशन मंडल। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टीपू, अशरफ, समीराज, बहुत बढ़िया बच्चों, मज़ा आ गया। मुकेश साहनी, अमित कुमार, बहुत बढ़िया। तो किसके लिए ज़्यादा है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई, किसकी ज़्यादा है? डायमंड की। डायमंड में 154 पिकोमीटर और ग्रेफाइट में 141.5 पिकोमीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा बच्चों? ग्रेफाइट की। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की। हार्डनेस डायमंड की। मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की। ठीक है, तो DGDDD, गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही किया है। इतना अच्छा तो कहीं के बच्चे नहीं करते, मैं रियली बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। चलिए अब एक दूसरा सवाल, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। आपको ये जो एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन, इधर इधर मेल्टिंग पॉइंट दिया है बच्चों, और इधर डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इनके सॉलिड्स। ये मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज लिखा है। आपको एक्सप्लेन करना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसा क्यों है। जैसे सोडियम ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस बहुत कम, फिर सल्फर उससे ज़्यादा, फिर क्लोरीन बहुत कम, आर्गन और भी कम। ये क्यों ऐसा है?
इसको आपको एक्सप्लेन करना है मिनिमम वर्ड्स में, मतलब एक लाइन में सिर्फ पॉइंट्स बताना है। ओके, तो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने। रवि रंजन दुबे जी हैं, अच्छा किया आप उन्होंने। सितेश मैती, वेरी नाइस बेटा। तो प्लीज एक्सप्लेन दिस। टाइम अलॉटेड इज 60 seconds. Explain the observation in this graph. मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑब्जर्वेशन मिला, सोडियम से मैग्नीशियम ज़्यादा, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम थोड़ा ज़्यादा, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस बहुत कम, ये जो वेरिएशन है ये क्यों है? प्लीज़ एक्सप्लेन इट। मुझे सभी से आंसर चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जब सवाल अच्छा होता है ना तो आपको टूट पड़ना चाहिए, अरे यार इतना मज़ेदार बात है। कम ऑन एवरीवन, गलत सही जो भी मन में आए उत्तर दो। यही तो डिजिटल का फ़ायदा है कि नहीं, कि हम सब इंडिविजुअली अपनी बातें कह सकते हैं। कुछ मामलों में ये तो ऑफलाइन क्लास से बेहतर है क्या? यहाँ सारे बच्चों की बातें हमको दिखाई पड़ती हैं, वहाँ भी दिखती हैं। गुड, शिवम रायकुमार बहुत अच्छे, प्रियदर्शन कुमार, शिखा भारती, अमित शर्मा, टीपू सुल्तान। कम ऑन बच्चों, थोड़ा ये सोचने वाला, इसलिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, वैसे हम सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने आंसर किया है, बट मैं अपनी बातें रखता हूँ, और अगर आपने सही किया होगा तो खुश हो जाना। कई बार ये सब्जेक्टिव जो आंसर्स होते हैं एक्सप्लेनेशन वाले, उसमें एक ही चीज़ को कहने कई तरीके होते हैं, तो है ना, आप देख लीजिएगा। देखो बच्चों, इनके बीच में ये अलग अलग तरह के सॉलिड हैं। ये जो है मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड, और इससे ज़्यादा बढ़ते चला गया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साइज की वजह से। ठीक है, ये जो है ये नेटवर्क सॉलिड है। हमारे कई बच्चों ने ऐसा लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका सबसे ज़्यादा हो गया। ओके, ये सभी के सभी जो हैं कम हैं, बिकॉज ये सभी जो हैं मोलिकुलर सॉलिड हैं, मोलिकुलर सॉलिड हैं। और मोलिकुलर सॉलिड हैं तो फिर इसमें ज़्यादा कम क्यों हो रहा है? तो इसमें वंडरवॉल फोर्स लगता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। ये इसका मोलिकुलर वेट S8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। Cl2 और P4 वी कैन कंपेयर। आर्गन ये अकेले रहता है तो इसका बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न हुआ। तो ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है ये अलग अलग है, बहुत वेरिएशन है इसमें, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स दे हैव, मेटेलिक, नेटवर्क एंड मोलिकुलर सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड में देखो ये बढ़ रहा है, इसमें बढ़ा फिर घटने लग गया, और इसमें खतरनाक बढ़ गया। बताया आपको रीज़न, यहाँ वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं जो कि मोलिकुलर वेट, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ये नेटवर्क है, इसकी कहानी ही अलग है। और ये मेटेलिक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साइज पर, है ना। मज़ा आया बच्चों? ये सवाल बड़ा मज़ा आया होगा आपको। आपके अंदर मैंने कहा था कि हर व्यक्ति होमो सेपियंस, सेपियंस समझते हो? सेपियंस मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। तो हम सभी होमो बिरादरी में कई लोग रहे, हम लोग सबसे बुद्धिमान वाले हैं। होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरोसिस।
होमोसेपियंस वो सबसे बुद्धिमान थे, हम लोग सबसे बुद्धिमान वाले हैं, समझ रहे हो। इसलिए हम लोगों से उम्मीद किया था कि ये सब चीज़ें हम क्लिक करेंगी और मज़ा आएगा, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल कर डालिए। मैच दी कॉलम, इधर सॉलिड्स लिखे हैं, इधर अट्रैक्शन फोर्सेस लिखे हैं, यू हैव टू मैच इट। ओके कम ऑन एवरीवन, डू इन 45 seconds. Just do. Gold, magnesium oxide, CO2, aluminum nitride. Match the column. Do fast बच्चों. Gold, magnesium oxide, CO2, aluminum nitride. Thank you अशरफ। अशरफ ने लिखा enjoying सर। जब मुझे कोई लिखता है कि अभी क्लास मज़ा आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि मज़ा आने का मतलब क्लास समझ में तो पूरा आ गया, सवाल भी बन जाएगा, मुझे सबसे अच्छा लगता है। भरत कुमार जी कह रहे हैं P4 का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है? बिकॉज बेटा P4 जो है मोलिकुलर सॉलिड है, तो उसके बीच में जो वंडर वॉल फोर्स वीक फोर्स है उसका कम है सल्फर की तुलना में, बिकॉज सल्फर का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, दोनों ही मोलिकुलर है। उसका कम है सिलिकॉन की तुलना में, बिकॉज सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड है, तो वो बड़ा नेटवर्क बनाया है। ठीक है, जल्दी 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 बच्चों। ये अनुज कुमार जी कह रहे हैं सल्फर और सोडियम समझ नहीं आया। सल्फर और सोडियम, सोडियम मेटेलिक सॉलिड है, मैं उस पर आता हूँ। चलिए अभी इसको कंप्लीट कर ले हम लोग, फिर उस पर आता हूँ। बहुत बढ़िया रिस्पांस कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे, क्या बात है यार, मज़ा आ गया, वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सीता, ज्योति कुमारी, राज, अमित शर्मा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। लास्ट 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। वाह मज़ा आ गया, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, आई लव यू ऑल। आप लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद यू गाइज। कम ऑन सी, देखते हैं इसका आंसर, फिर पिछले वाले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो गोल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग, तो गोल्ड ए का हो गया आर, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक बॉन्डिंग, ये कोवलेंट कोलम्बिक फोर्स है, इसका हो गया पी। CO2 मोलिकुलर सॉलिड है, तो लंडन डिस्पर्सन फोर्स, इसका हो गया एस। एल्यूमिनाइड होगा ये कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग नेटवर्क सॉलिड है, इसका हो गया क्यू। बताओ इससे अच्छा, मतलब कहते हैं क्लास को कंक्लूड करना, क्वेश्चन ट्राई करते करते हम लोग बहुत अच्छा कंक्लूड कर ले जा रहे हैं। गोल्ड मेटेलिक है आर, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक है तो कोलम्बिक, एंड CO2 मोलिकुलर है तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है नेटवर्क होगा तो कोवलेंट बॉन्डिंग, RPSQ। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों ने, सितेश मैती जी, अगर आपको लंडन डिस्पर्सन फोर्स नहीं समझ में आया, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर मेरा वीडियो देख लीजिए आप बेटा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा डिटेल्ड है। ओके, यहाँ पे मुझे उसको एक्सप्लेन नहीं करना था ना, ये 11th क्लास में बेटा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देख लेंगे। कई लोगों ने यहाँ कहा कि सर ये सोडियम और फॉस्फोरस, सोडियम का थोड़ा ज़्यादा है और ये फॉस्फोरस का कम है, ऐसा क्यों, है ना। मैं इसमें 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा, बच्चों ने डाउट पूछा बार बार, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, फिर ये सवाल जो मैं सोच रहा था इन्होंने पूछ लिया है अनुज कुमार जी ने कि सल्फर का सोडियम ज़्यादा कैसे है। चलिए मैं बातें करता हूँ आपसे। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस, है ना। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया कि पूछे आपसे कि वंडर वॉल फोर्स और लंडन डिस्पर्सन फोर्स एक ही हैं, तो आप बोलोगे एक ही नहीं है, बट एक ही की तरह लिया जाता है। वंडर वॉल फोर्स में 3 फोर्स आते हैं, उनमें एक लंडन डिस्पर्सन फोर्स है जो कि नॉन पोलर स्विच में लगता है, और यहाँ हम लोग नॉन पोलर की ही बात कर रहे हैं, तो ये खेल हुआ। ओके, तो अभी आप एक मान सकते हो, ठीक। ज़्यादा डिटेल में मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो ध्यान समझना है आप। देखो फ्लोरीन, वो ध्यान समझना बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब और ये किधर हमारा हुआ, अमोनिया, आपको समझ में आ जाएगा, अमोनिया।
बच्चों अमोनिया में कैसी बॉन्डिंग होती है, बहुत ध्यान सुनना है। कैसी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंडन डिस्पर्सन वर्सेस स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अमोनिया, अब देखो आयोडीन क्या है बच्चों? सॉलिड। अमोनिया क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन पे गैस होता है। तो ये क्या मजाक है? ये क्या है भाई? इसको समझ जाओगे तो आपके बहुत सारे सवाल के जवाब यहाँ मिल जाएगा। और ध्यान सुनना आप, यही तो साइंस है। मैं आपको साइंटिफिक नहीं बना रहा आप ऑलरेडी हो, आप वैज्ञानिक हो, मैं वो चीज़ें आपको दे रहा हूँ ना, बस। ठीक है, ध्यान समझो। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, और इन सभी में वंडरवाल फोर्स है, ये तो वीक होता है। तो आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन इवन लिक्विड है, ये गैस है यार। ये क्या मजाक है भाई? क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि जैसे मैं कहूँ कि दो बच्चे हैं, अब एक कहानी सुनो, बात समझ आएगी। राम और श्याम, दो बच्चे हैं। अब दोनों, हम कहें कि दोनों में कौन तेज बच्चा है ना? बहुत ध्यान समझना। राम को अर्बन एस्पायर पे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो बेचारा जो है उसको फैसिलिटी नहीं मिली। बेचारा वो नहीं, बल्कि बेचारा देश हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे, समाज हो जाएगा, तो अपने बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तो राम को पढ़ने की व्यवस्था नहीं मिली, और श्याम को जो है सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। थोड़ा मैं देखो अपने उल्टा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए। अब श्याम को एल1 एस्पायर पे फैसिलिटी मिली और राम को नहीं मिली, और श्याम जो है आईआईटी में सेलेक्ट हो गया या मेडिकल कॉलेज में चला गया, नीट क्वालिफाई कर लिया। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल लूँ कि श्याम का दिमाग बहुत तेज है, राम से तेज है? क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल लूँ कि श्याम का दिमाग राम से तेज है? मुझे लगता है ये गलत है। ये हो ऐसे ही रहा समाज में। कोई आदमी अगर छोटा मोटा काम कर रहा है, क्योंकि उसके लाइफ में उसको मौके नहीं मिले, और दूसरे को मौका मिला वो कर गया, तो लोग बागियों कहते हैं कि तो उसका जो बड़ा ऑफिसर बन गया तेज दिमाग का है, क्योंकि तेज दिमाग का है और उसको मौका मिला तब न मिला भैया, उसको तो मौका नहीं दिया। तो मैं सिर्फ राम और श्याम की बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया। हाँ, अब श्याम के ही क्लास में कोई घनश्याम पढ़ता है, घनश्यामुआ भी एल1 एस्पायर पे है, लेकिन वो पढ़ता कम है, गोला ज़्यादा मारता है। वो उधर बीच में उल्टा पुल्टा कमेंट करता है, टाइम पास कर रहा है अपना, एसएमएस खेलता है, व्हाट्सअप समझ रहे हो आप लोग, अभी अपना क्वालिफाई नहीं हो गया। यहाँ श्याम और घनश्याम में बात किया जाए तो ऑब्वियसली श्याम अच्छा है, चाहे अपने डिसिप्लिन की वजह से, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से। बट व्हाट अबाउट राम एंड श्याम? नो, वी कुड नॉट कंपेयर। इन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे आपने रखा ही नहीं, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, जब इन दोनों को आप सेम व्यवस्था देते जैसे आपने यहाँ दिया, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब यहाँ आ जाओ, इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता, मॉलिक्यूलर मास सेम होता, क्या सेम होता? मॉलिक्यूलर मास सेम होता, तो हम देखते से अमोनिया कितना 14 3 17, और फ्लोरीन का 9 दूनी 18, है ना, 18। देखो अब ये भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। और फ्लोरीन की तुलना में अमोनिया जो है विस्कस, मतलब ऐसा गैस होगा जिसको लिक्विफाई करना आसान होगा, तो आसानी से लिक्विड बन जाएगा, राइट? या ये कह लो कि फ्लोरीन ज़्यादा वोलेटाइल होगा। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तभी हम, भाई एक फैक्टर को तो सेम रखो। हमने मॉलिक्यूलर वेट सेम रखा तो अब देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, कहीं तो गधा है वो, है वंडर बलवा है ना। यहाँ देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 254 मतलब ये जापान वाले पहलवान को ले आए, सुमो पहलवान को ले आए और इससे लड़वाने के लिए, 17 वाले से, 17 254। कहने इधर आओ मुनिया, सुने बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाया हो तुम, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर आओ इधर आओ। कह रहे कि हाँ बनाए तो हैं, लेकिन तुम बहुत बड़े हो यार, इतने मोटे तगड़े हो, कैसे पटके तुमको, गिर जाओगे मेरे ऊपर तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम दो को तभी कंपैरिजन कर सकते हैं जब उनकी बाकी सारी चीज़ें सेम हो। यहाँ पे देखो ये S8 है, इसका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा, ये बेचारा सोडियम है, इसका मोलिकुलर मास 23 है। तो इज इट, आई मीन समझ गए कि अब और बताना पड़ेगा मुझे, बताओ क्या ये फेयर है इन दोनों में कंपैरिजन करना? तो सोडियम के बीच का जो बॉन्ड है वो S8 से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन अब इसका मोलिकुलर वेट इतना ज़्यादा हो गया कि ये 8 सल्फर मिलके उसको ओवरटेक कर ली। ठीक है,
बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, बताओ मुझे, कम ऑन टेल मी, रिप्लाई मी। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया हो ना, इतनी मेहनत तुम लोगों को, ये कहीं नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। मैंने क्या बताया कि जब दो चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक फैक्टर को लेके, ये कंपैरिजन तभी सही माना जाएगा जब बाकी के फैक्टर क्या हों, सेम हो। ठीक है भाई, मार्केट में गए हो, दो अलग अलग मार्केट में, दोनों जगह टमाटर की सप्लाई सेम है, तो जहाँ टमाटर क्वालिटी अच्छा होगा उसका दाम ज़्यादा होगा, हाँ, क्योंकि हमने सप्लाई सेम कर दिया। सप्लाई सेम है तो जहाँ क्वालिटी अच्छा वहाँ दाम अच्छा होगा। अब एक जगह सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दो, सुबह उठे बेड पे टमाटर फैला हुआ है, नीचे देखे पूरा ज़मीन में टमाटर फैला हुआ है, बाहर गए पूरा टमाटर खेल कूद रहे हैं आपस में, इतना टमाटर है, वो उत्तम क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी टमाटर, तो अब वहाँ बहुत बढ़िया है, फिर भी दाम सस्ता हो जाएगा। क्यों? वहाँ पे हमने क्वांटिटी को भी चेंज कर दिया। तो जब हम सब कुछ चेंज कर देंगे तो कंपैरिजन करने के लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। क्यों भाई बच्चा लोग? अमन जी ने लिखा सर मज़ा आया, गुड, थैंक यू। तुषार लिखते हैं, तुषार जी लिखते हैं कि सर अमेजिंग कॉन्सेप्ट। नीतीश लिख रहे हैं यस सर। दीक्षा जी यस सर, बहुत बढ़िया। टीपू सुल्तान का तो मुझे किला देखना है यार, मेरे बाबूजी गए थे मैसूर, देख के आए, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मुझे भी देखना है। हमारा जब भी नाम देख रहा हूँ तो यह लग रहा है कि लॉकडाउन होते मैं मैसूर पहुँच जाऊँ। बहुत बढ़िया मोहित, चलो ओके। अंकित कह रहे हैं सर यस सर मज़ा आया, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ सी, अब बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने अभी जो कंटेंट ख़त्म किया एनसीईआरटी से, मैंने चाहा कि एनसीईआरटी में कोई चीज़ बचे, तो मैं सवाल पूछता जा रहा हूँ, आप लोग 20-20 सेकंड में आंसर लिखते चले जाओ। वाई आर सॉलिड्स रिजिड, ये कहाँ सवाल है? ये सवाल है एनसीईआरटी, देखो लिखा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी। वाई आर सॉलिड रिजिड, बताओ भाई जल्दी जल्दी बच्चों, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? कम ऑन जल्दी। वाई सॉलिड्स आर रिजिड? गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो हम लोग तो एनसीईआरटी के भी सारे सवाल करेंगे, आज मैं देख रहा हूँ ना, जेई में, नीट में, जेई मेंस में, नीट में और 12th बोर्ड में यही सवाल पूछे जाते हैं। एडवांस में थोड़ा एडवांस नाम ही है उसका, थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। हाँ बहुत सही, सबने सही जवाब दिया है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम? चलो पहला हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं खाली आपसे जवाब चाहता हूँ ताकि हमारी ये क्लास पूरी तरह से कंक्लूड हो जाए। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, हमने आपको क्विज कराए, अब ये एनसीईआरटी। वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम? सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है? सॉलिड का वॉल्यूम निश्चित क्यों होता है? सॉलिड्स का वॉल्यूम निश्चित क्यों होता है, वो चेंज क्यों नहीं करता? सभी लोगों को आंसर करना ही है, गलत सही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मजा लो, जो मन में आया लिख दिया, से इसका आंसर ये होगा, गलत ही तो होगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, है ना। वैसे फिजिकल क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यहाँ तो और भी आ जाती है। बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस होंगे तो वॉल्यूम घटेगा, इनकम्प्रेसिबल है वो, कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हैं। शॉर्टेस्ट कहने का मतलब ही क्लियर हो गया, तो उससे कम दूरी अब नहीं हो सकती, उनका वॉल्यूम अब कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड सो दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। अब बताओ
क्लासीफाई फॉलोइंग, देखो नीचे सॉलिड्स लिखा हुआ है, पॉलीयूरेथेन, नेप्थेलिन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास एंड कॉपर। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इनमें कौन कौन से अमॉर्फस हैं और कौन कौन से क्रिस्टलिन सॉलिड है। कम ऑन, जल्दी 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 बताओ। यस बच्चों, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बताओ इनमें से कौन कौन से क्रिस्टलिन हैं और कौन कौन से अमॉर्फस सॉलिड है। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रिंस सुमन बहुत ही अच्छा बच्चा है, वेरी नाइस। अन्वेषा, अन्वेषा अपने सारे दोस्तों को इसको बताओ, क्लास करें वो लोग, है ना। तुमने कल लिखा था कमेंट बॉक्स में कि सर इसको पब्लिक कर दीजिए, मैंने अपने मित्रों को बोला है, पब्लिक कर दिए हैं आपको, देखो, है ना। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, क्लास जरूर करें। बीरज सरकार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या हुआ, पॉलीयूरेथेन, ये अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। नेप्थेलिन ये क्रिस्टलिन है, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलिन है, टेफ्लॉन अमॉर्फस है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। तनुश्री रॉय बहुत बढ़िया, समीर रंजन, क्या बात है यार, ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्रिस्टलिन है, सेलोफेन अमॉर्फस है, पॉलीविनाइल क्लोराइड अमॉर्फस है, फाइबर ग्लास अमॉर्फस है, कॉपर क्रिस्टलिन सॉलिड है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, अगर आप लोगों की भाषा में लिखूँ मैं तो सी है ना। कहाँ गया यार, सी कहाँ गया मैं, ओ माय गॉड। कहाँ से, ये पॉलीयूरेथ एमॉर्फस, नेप्थेलिन क्रिस्टलिन, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलिन, टेफ्लॉन एमॉर्फस, पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलिन, सेलोफेन एमॉर्फस, पॉलीविनाइल क्लोराइड एमॉर्फस, फाइबर ग्लास एमॉर्फस एंड कॉपर क्रिस्टलिन। ए सी पॉलीविनाइल क्लोराइड एमॉर्फस है ना, उत्कर्ष। पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान रखना पड़ेगा समीराज, क्योंकि सभी वैसे हम लोग उन सॉलिड्स के नेचर को जान के समझ सकते हैं कि उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग है ना। बट एनसीईआरटी क्वेश्चन हमको वैसे भी समझना आना चाहिए, तो आप उनके बीच के बॉन्डिंग को समझ के इन चीज़ों को डिराइव कर सकते हो। तो वाई इज ग्लास कंसिडर ए सुपर कूल्ड लिक्विड। हाँ बिल्कुल सही, जल्दी 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 फटाफट। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। इसको लिक्विड ये क्यों बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। बहुत अच्छे प्रिंस सुमन, क्या बात है प्रणब, बहुत बढ़िया। ओहो हो, बहुत ही अच्छे, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, बिकॉज दे फ्लो एट वेरी स्लो रेट, बिकॉज दे फ्लो एट वेरी स्लो रेट, फ्लो एट वे बिकॉज दे फ्लो एट वेरी स्लो रेट। ठीक है, ये फ्लो करते हैं इसलिए उनको बोलते हैं, और फ्लो करते हैं क्योंकि अमॉर्फस हैं। बट ये सुपर कूल्ड लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड मतलब फ्लो की बात कर रहा है, वी शुड से कि फ्लो करता है ना। तो जहाँ जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1.5 इंटेक्स क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग द डिरेक्शंस। तो कई डिरेक्शंस में इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, अब बताना है सॉलिड कैसा होगा। ओके, और इस सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होगी, रेगुलर या इरेगुलर। कमान बच्चों, एक सॉलिड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शंस में सेम है, हैव द सेम वैल्यू अलोंग द डायरेक्शंस। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, बहुत अच्छे। और उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होगी, रेगुलर या इरेगुलर।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। आप लोग ऐसे बच्चे हो तो मैं तो दिन भर ऐसे पढ़ाते ही रह जाऊँ, और इससे ज़्यादा सुख देने वाला काम मेरे पास और कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, एमॉर्फस सॉलिड होगा। एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक, सारे डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम होती है। और क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है इसको? इरेगुलर। तो हम कट करेंगे तो जहाँ पे फोर्स कम होगा वहाँ जल्दी कट जाएगा, जहाँ हार्ड होगा वहाँ पे कर्व ले लेगा, वो इरेगुलर होगा। ओके। 1.6 क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। सभी लोग पार्टिसिपेट करो और मज़ा लो, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर अब बताना है पोटेशियम नाइट्रेट मतलब किस कैटेगरी में आएगा, मतलब मोलिकुलर, कोवेलेंट, आयोनिक, मेटालिक, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन, कार्बाइड। आपको बताना है ये सॉलिड किस कैटेगरीज में आते हैं बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। यहाँ हैरी पॉटर भी आ गए, तो तुमको सुनूं कि मैं देखूं ये बताओ। हैरी पॉटर, मैं देखो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग, तो मैं थोड़ा मजाक वजाक कर सकता हूँ क्लास को ह्यूमरस बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग आपस में चिढ़ाने लग गए। अब हैरी पॉटर को मैं सुनूंगा नहीं, देखूंगा। दिशांत कह रहे हैं सर जो पॉलीमर्स होते हैं सारे मॉर्फस होते हैं। ऐसा नहीं है, नो। पॉलीमर्स में भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है बेटा, वो वैसे नहीं होंगे, उनको तुम क्रिस्टलिन बोल देंगे, है ना। चलिए कम ऑन, मैं थोड़ी देर में आंसर बोलने वाला हूँ, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। गुड, श्रेया दास बहुत अच्छे। नाउ टाइम इज ओवर। चलिए, तो पोटेशियम सल्फेट आयोनिक सॉलिड हो जाएगा, टीन मेटेलिक सॉलिड, बेंजीन मोलिकुलर सॉलिड ना, हाइड्रोकार्बन है, यूरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, मोलिकुलर सॉलिड, अमोनिया ये मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड, ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड, रुबिडियम है ये मेटेलिक सॉलिड, आर्गन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड है, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड, तो इट्स अ कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। बहुत अच्छे अशरफ, भरत, सिप्रा, बहुत बढ़िया यार, प्रणव, आराध्या, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया, ग्रेट। आप लोग घर पे भी एनसीईआरटी के लिए से कॉपी बना लीजिएगा और इन सारे सवालों को घर पे फिर से ट्राई करना है। और L1 एस्पायर पे हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट का, इसको आप ट्राई करिए, सवाल बनाएंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। 1.7 सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। कह रहा है एक सॉलिड है ए जो कि बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये किस तरह का सॉलिड है। देखो ये सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है, कितने खूबसूरत तरीके से पूछा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वाह, क्लैपिंग फॉर एनसीईआरटी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब थ्योरी के लिए नहीं पढ़नी है, ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी एडिशनल चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मैं दे रहा हूँ उसके अलावा और कुछ किताबों में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, बल्कि मैं थोड़ा ये सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चों को छूट न जाए। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है, कमाल के बच्चे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आंसर इज कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ओके, लास्ट आइए, दो सवाल और बच गए। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। क्या बात है बच्चों, अलका भारद्वाज, प्रणब, मोहित, बहुत बढ़िया।
आयनिक सॉलिड जो होते हैं मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते। जल्दी से लिखो बच्चों, ऐसा क्यों? वही ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कई लोगों ने लिखा है बिकॉज मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिकॉज वो इनके पास फ्री आयन नहीं होते। अंकित जी लिखते हैं आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड। तो मोबिलिटी ऑफ आयन्स इन मोल्टन अशरफ लिखते हैं। मनीष लिख रहे हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जो लोग इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं वो गलत है, इट्स अ गलत। इसमें इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं होते, आयन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में वो आयन्स इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, बट मोल्टन स्टेट में वो मूव कर सकते हैं। तो आपको लिखना ही होगा कि बिकॉज इन मोल्टन स्टेट आयन्स आर मोबाइल वाइल इन सॉलिड स्टेट दे आर इमोबाइल, मूव नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रवि चौहान जी, बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज आयोन्स होते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंटेंट। क्या बात है, ओहो मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया। आंसर इज मेटेलिक। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप लोगों को कमेंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों को और एडिशनल क्या चाहिए या उनको मेरी क्लास कैसी लगी, या अगर अच्छी लगी तो मुझे खुशी मिलती है, या कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप बताएँगे। मुझे लगेगा कि वो आपका बहुत ही प्लॉजिबल सजेशन है, रिजनेबल है, तो आई विल जस्ट इम्पार्ट मैं उसको ले लूँगा अपनी अगली क्लास में। अपने सजेशंस आप लोग ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में, ओके। और सवाल ट्राई करिए, L1 एस्पायर पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, या आपके पास कोई भी किताब हो तो आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। थियरी सिर्फ एक जैसे पढ़ना है, NCERT और SMS का ध्यान रखें, SMS का ध्यान रखें। SMS क्या है ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ये मास्क है और ये सैनिटाइज़र है, ध्यान रखें। दूसरों को भी सजेस्ट करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।